नमस्कार। जब ये बात कही जाती है कि न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो दो बातें सामने आती हैं कि या तो जो हस्तक्षेप किया जा रहा है वो संविधान की रक्षा के लिए किया जा रहा है, या दूसरा जो पक्ष सामने आता है कि न्यायपालिका जो है वो ओवर रीच कर रही है, यानी कि कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया और उसके माध्यम से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही। आज इन दोनों पक्षों को समझेंगे कि क्या वास्तव में हाल ही के दिनों में जो विषय आया, जिसके अंदर तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा जो वहां की विधानसभा के द्वारा पारित किए गए जो विधेयक थे, जिनको उनके पास उन्होंने विचार के लिए रख रखा था, उनको जो 10 विधेयक थे उनको पारित करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने में किसी भी राज्यपाल को इसे पारित करना ही होगा, और साथ ही साथ राष्ट्रपति पर भी ये बात लागू करने की बात कही गई। तो ये सारे जो विषय रहा, इस विषय में बात समझने की होती है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या? जो कार्यपालिका के मुखिया है राष्ट्रपति, चाहे वो नाम मात्र के सही, कई नेता कह रहे हैं कि तो राष्ट्रपति जो है वो तो नाम मात्र का होता है, तो अगर वो नाम मात्र का भी है तो क्या उसके ऊपर हस्तक्षेप किया जा सकता है? क्या उसे आदेश दिया जा सकता है? क्या संविधान इस बात की परमिशन देता है क्या या फिर न्यायपालिका संविधान से भी सुप्रीम होती है? इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल कानूनी तरीके से एक एक आर्टिकल का पूरा विश्लेषण करते हुए इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या इतिहास में भी ऐसा हुआ था क्या। तो चलिए सबसे पहले इतिहास से ही शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले विषय आता है इंदिरा गांधी के समय केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती से पहले भी एक केस रहा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। देखो हुआ ये था, एक साधारण सी घटनाक्रम से समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में, कानूनी लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा, साधारण लैंग्वेज में समझेंगे इस बात को। कि देखिए हुआ ये था कि इंदिरा गांधी के मन में ये था कि मैं जितनी भी जमीन है जिसके ऊपर किसान खेती कर रहे हैं वो जमीन में किसानों के नाम कर दूंगी और जमींदारों से जमीन लेकर के किसानों को दे दूंगी। इस प्रकार का एक आइडियोलॉजी उसकी थी, और एक प्रधानमंत्री के ऐसे आइडियोलॉजी ना कुछ हद तक गलत भी नहीं है कि भाई आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, ठीक है। अब इस स्थिति के अंदर गोलकनाथ जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए मेरे पास 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 मुझे ये कह रहा है कि भाई तेरे मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और तेरे मौलिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेंगे और संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। ये बात आर्टिकल 13 मुझे कह रहा है और मुझे सुरक्षा दे रहा है इस बात की कि संपत्ति का अधिकार मुझे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन एक आर्टिकल और है जिसका नाम है 368, वो मुझे ये कह रहा है कि मैं तो भाई संविधान के किसी भाग में संशोधन कर दूंगा, और चाहे भाग 3 यानी आर्टिकल 13 वाला जो भाग यानी मौलिक अधिकारों का जो भाग है उसमें भी मैं संशोधन कर दूंगा। ये बात 368 में लिखी हुई है। तो गोलकनाथ पूछता है सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है और मैं किसके अनुसार काम करूं, या मेरे को कौन सी चीज से जो है रक्षा मिलेगी, या इन दोनों में से किसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि देख भाई 13 जो है ना वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है कि मौलिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। और 368 केवल एक ही बात बता रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है 368 का, इसलिए इसको तू भूल जा। और ऐसे करके गोलकनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कर दिया और कह दिया कि तेरी संपत्ति लेके मजे से रह, कोई दिक्कत नहीं है तेरे, ठीक है, फ्री कर दिया। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी की तो टेंशन थी, तो उसने संविधान में एक संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन के तहत उसने कोर्ट में संसद में जो है संविधान के अंदर ही लिखवा दिया। क्या लिखवाया कि आज की तारीख में संविधान सभा जो है वो संसदीय है और संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, और यह अधिकार संसद को आर्टिकल 368 देता है, और हम मौलिक अधिकार में भी संशोधन करेंगे। यह बात इंदिरा गांधी ने उसके अंदर एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के 24वें संविधान संशोधन में लिखवा दी। हो गई बात। अब यह बात होने के बाद एक केस आया, इसका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस था। यह केस जब कोर्ट में पहुंचा तो फिर वही बात कि भाई 13 बड़ा या 368, किसको बड़ा मानोगे। तो अब की बार कोर्ट ने कहा कि देख भाई संसद ने लिख दिया
इसलिए हमें 368 ही बड़ा मानना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी तेरे संपत्ति के अधिकार को छीन सकती है संसद। तो कोर्ट ने साफ साफ कर दिया। यहां तक का विवाद तो ठीक था कि ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही। कोर्ट ने कहा तो इंदिरा गांधी ने उसका कोर्ट का विरोध करते हुए संसद में से नया कानूनी पारित संशोधित करवा करके और 24वां संविधान संशोधन करके और नई बात लिखवा दी, और उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट ने फैसला कर दिया। लेकिन कोर्ट के दिमाग में एक बात आई कि ऐसे तो कल को इंदिरा गांधी ये भी कह देगी संविधान संसद के बहुमत से कि भाई मैं तो इस संविधान को नहीं मानूंगी और नया ही संविधान बनाएंगे हम तो, क्योंकि संविधान सभा आज की तारीख में तो हम ही एक, क्योंकि बात तो उसने पहले भी कह दी कि संविधान सभा आज की तारीख में हम हैं। तो अगर इंदिरा गांधी ने कल को ये कह दिया कि संविधान सभा तो है नहीं और उसकी जगह आज की तारीख में हम ही हैं और हम तो संविधान को भी नहीं मानेंगे, ऐसा भी कह सकती है वो तो। इसलिए कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। जो मूल ढांचा है ना संविधान का, ये ऐसे कैसे बना रहेगा, ये बात कह दी। अब जब ये बात स्पष्ट रूप से कही गई, उसके बाद से लेकर के आज तक हमेशा ये बात रही कि भाई संसद जो है उसके मामले में या कार्यपालिका के मामले में, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनको कहते हैं, इनके मामले में क्या कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है क्या। अब ये बात उस समय भी हुई थी और वही बात आज भी फिर से सामने खड़ी हो गई। उस समय कोर्ट ने अपना पावर दिखा दिया और आज फिर से कोर्ट ने अपना पावर दिखाया और उसने राष्ट्रपति तक को आदेश दे दिया। अब यहां बड़े एनालिसिस की बात है, वहां तो समझ में आया, वहां तो ये चीज समझ में आई कि संसद को कंट्रोल कर दिया, एक सीमा दायरा बांध दिया उसका। लेकिन यहां जब राष्ट्रपति को बांधने की बात आई तो उपराष्ट्रपति महोदय ने एक बड़ी बात कही कि क्या ये संभव है, क्या किया जा सकता है क्या राष्ट्रपति को, जो राष्ट्र का पहला नागरिक है, क्या उसको भी आप आदेश दोगे क्या। ये वाजिब प्रश्न था। अब इस प्रश्न का हम एनालिसिस करेंगे कि संविधान इस पे क्या राय देता है, क्योंकि बड़ा तो संविधान ही है, चाहे वो कार्यपालिका और चाहे न्यायपालिका, सबसे बड़ा तो संविधान है ना। तो अकॉर्डिंग टू संविधान चलना चाहिए। तो इस विवाद में वास्तविकता क्या है और कौन सबसे ज्यादा सही माना जाएगा। तो देखिए 2 आर्टिकल है, बस मात्र 2 आर्टिकल से क्लियर हो जाएगी सारी कहानी, और दोनों लगातार लिखे हुए संविधान में, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143। ठीक, दोनों में क्या है, आर्टिकल 142 से कहता है कि कोर्ट जो है ना वो पूर्ण न्याय करने के लिए, कि न्याय स्थापित हो, इसके लिए अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता है, पूरा अधिकार है उसके पास। अब यहां पर ये बात स्पष्ट हुई कि एब्सोल्यूट पावर मिल गया, किसको मिला, ये एब्सोल्यूट पावर जो मिला वो मिला सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन जस्टिस की दूसरी ओर हम जब बात करते हैं तो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 143। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और परामर्श लेने की बात जब आती है तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है, लेकिन उस दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति माने तो माने, अन्यथा नहीं माने। देखिए परामर्श जो शब्द संविधान में लिखा हुआ है, उस शब्द से हम सभी जानते हैं कि परामर्श एक ऐसी चीज होती है जो बाध्य नहीं होती है, परामर्श होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, केवल और केवल परामर्श से ऊपर नहीं दे सकता। यह बात कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 143 में। और यहां क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है। तो यहीं पर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका कि इसका जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वहां ये बात रखी जाएगी। बड़े बड़े वकील हैं, हम सब जानते हैं, ये इस विषय को निश्चित रूप से रखेंगे। इस पर डिबेट होगी तो अच्छी तरह से, जब होगी तो शानदार ही होनी है, क्योंकि ये विषय ऐसा है। ठीक है, तो आर्टिकल 143 को जब हम देखते हैं तो साफ साफ इस बात दिखाई देता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह तो अधिकार नहीं कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे दे, केवल परामर्श दे सकता है। अब दूसरी बड़ी बात, एक आर्टिकल और है, बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 72, और इसमें क्या है, क्षमादान का अधिकार। अब क्षमादान के अधिकार की जब हम बात करते हैं ना, तो बड़ी बात यह कि सर्वोच्च न्यायालय जब कोई केस की सुनवाई करता है और सजा देता है किसी को, और सजा देने के बाद में, चाहे वो सजा कोई सी भी हो सकती है, जिसमें फांसी की सजा सबसे बड़ी होती है और नीचे तक की कोई भी सजा हो सकती है, उस सजा की प्रकृति में अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात हो गई कि राष्ट्रपति पे इतना बड़ा अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो कोर्ट के द्वारा दिए गए रिजल्ट को बदल सकता है, यहां तक कि फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अब आप बताइए कि बड़ा कौन हुआ, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति। यहां राष्ट्र के मुखिया को संविधान ने सारे पावर दिए हैं, और ये बात मैं नहीं करा, ये संविधान कर रहा है, और मैं केवल और केवल संविधान की बात की व्याख्या कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने मेरे मन से कुछ कहा हो
तो उस बात को आप डिलीट कर सकते हैं, अपने मन से हटा सकते हैं, अपनी बात की तरफ से साइड में कर सकते हैं। लेकिन ये सत्यता है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 143, ये दोनों आर्टिकल इस बात को कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से ऊपर तो नहीं बनता। राष्ट्रपति को वो एक सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति जो है वो कहने को नाम मात्र का है। भाई हम कह रहे हैं कि नाम मात्र कार्यपालिका है, लेकिन संविधान ने उसे नाम मात्र का नहीं बनाया। संविधान ने तो उसे कार्यपालिका का मुखिया बताया है कि जो आर्टिकल 53 ये कहता है, आर्टिकल 53 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का मुखिया होता है। वो या तो स्वयं उसका पालन करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से उसका पालन करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बात कह देना, और इसी कारण से ये बड़ा कारण है कि कांग्रेस इस पे नहीं बोल रही, क्योंकि कांग्रेस को भी अच्छी तरह से मालूम है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, और इसी बात का सबको मालूम है। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये विषय कुछ ऐसा है कि इस विषय के ऊपर बाकी सब कुछ कहना बेमानी हो जाता है। क्योंकि जब भी इस विषय पे डिबेट होगी, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो बिना सोचे समझे इस बात को कह गए, वो भी कुछ ना कुछ अपने पावर्स को बढ़ावा दिखा देने के लिए या अपने पावर्स को कार्यपालिका के ऊपर दिखाने के लिए उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया है। और ये डिबेट का विषय हमेशा रहता है, लड़ाई का विषय हमेशा रहता है। तीनों संस्थाओं में आपस में टकराव इतना तो रहता ही है, और वो चलता है। कोई 3 भाई होंगे तो उनमें भी ऐसा चलेगा। इसलिए कार्य सरकार की 3 शक्तियां हैं, ये भी ध्यान रखना। कई बार लोग कह देते हैं कि सरकार जो है उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया। अरे सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार का खुद का पार्ट होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्तंभिका, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हुआ करते हैं। सरकार ही सब कुछ है, ये तीनों मिलाकर के सरकार बनती है, और इन तीनों का मुखिया कार्यपालिका का मुखिया होता है, और वो राष्ट्रपति होता है, और उसका सबसे बड़ा कर्मचारी प्रधानमंत्री होता है। ये इस प्रकार की संवैधानिक स्थिति है। अब बाकी हम क्या मानते हैं तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।